नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। सबसे पहली चीज क्या है वो जान लीजिए कि विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आज इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे रिलेटेड हिस्ट्री का पार्ट समझेंगे, क्यों जरूरी है, क्यों ना जरूरी है, यानी कि क्यों एक प्रॉब्लम भी है ये, इसके फेवर में क्या पॉइंट्स है, अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, और उसके बाद हम पूरी न्यूज के एडिटोरियल को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि आज हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जी और उनके साथ में कुछ महिलाओं ने खड़े होकर के विमेन रिजर्वेशन बिल की फिर से एक बार डिमांड को उठा दिया है। अब ये मुद्दा फिर से सरगर्मी पर आ चुका है, लोगों के सामने इसके बारे में बातें की जाने लग गई हैं और अब फिर से लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर आज उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है। विमेन रिजर्वेशन बिल का अर्थ होता है कि एक ऐसा रिजर्वेशन जो कि पॉलिटिक्स के अंदर राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि जहां जहां इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पंचायत से संबंधित हो, कहीं भी हो, वहां पर 1/3 सीट की डिमांड करना विमेन रिजर्वेशन बिल है। यह रिजर्वेशन की जो एक एजेंडा है, एक मोटिव है, वो मोटिव क्या है कि यह कहा जाता है कि महिलाओं को उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर आज के समय में भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से रिजर्वेशन की आवश्यकता है और रिजर्वेशन देने के बाद ही हम आगे कुछ उससे संबंधित महिलाओं का उत्थान कर सकते हैं। ये पॉइंट पहली बार नहीं उठा है, आजादी से पहले भी इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारी बातें हुई बच्चा, और उसके बाद में आजादी के पहले भी हुई, उसके बाद भी उठा, 70-80 के दशक में भी उठा, 90 में भी उठा, और अब 2023 में फिर से इस मुद्दे को दोबारा से डिस्कस किया जा रहा है। तो अब ये असल में मुद्दा क्या है, क्यों इस पर बात हो रही है, क्या ये भटकाने की कोशिश है या फिर एक तरीके से ये सिर्फ जरूरत है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे तो देखते हैं क्या ही इससे संबंधित चीजें देखने को मिलेंगी हमें। तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल है क्या। दोस्तों, विमेन रिजर्वेशन बिल को दूसरे नाम से कहें तो संविधान के अंदर 108 अमेंडमेंट बिल के नाम से भी जानते हैं, जो 2008 के अंदर प्रेजेंट किया गया था। आमतौर पर इसे विमेन रिजर्वेशन बिल कहा जाता है और इसकी डिमांड है कि रिजर्व की जाए सीटें, वो भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा की असेंबलीज के अंदर। हालांकि आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पंचायतों के अंदर ऑलरेडी ये पॉइंट हो चुका है, जिसके अंदर रोटेशनल फॉर्म के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, जो सक्सेसफुली चल रहा है। सक्सेसफुली चल रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो ये बिल जो है लगभग कुछ इसी प्रकार के बिल पहले भी 3 बार प्रेजेंट किए जा चुके हैं 90s के अंदर। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आजादी से पहले भी इस पर बात हुई थी, उसके बाद भी ये चलता जा रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातों के बाद इसे लैप्स कर दिया गया, पास नहीं किया गया। अब आती है बात की रिजर्वेशन का, एक इन्होंने पॉइंट भी रखा है कि रिजर्वेशन हमें जिंदगी भर का नहीं चाहिए, 15 साल के लिए रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन के बाद 15 साल बाद आप इसको टर्मिनेट कर देना। अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि रिजर्वेशन बिल को पास कराना जितना कठिन है, उसी से ज्यादा कठिन या उससे ज्यादा कठिनाई उसको हटाने के अंदर है। जिस प्रकार से, थोड़ा सा आपको याद होगा या हल्का फुल्का मैं याद दिलाता हूं, भीमराव अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन बिल को बनाते समय संविधान के अंदर एक बात को प्रेजेंट किया था कि ये केवल 10 या 20 सालों के लिए चलाकर देखते हैं, इससे समाज के अंदर बराबरी का नियम आ जाएगा, उत्थान हो जाएगा और उसके बाद में इसे एलिमिनेट कर देंगे। काफी बार ऐसी बातें हुई, एलिमिनेशन करने की कोशिशें की गई, लेकिन एलिमिनेट कर पाना किसी भी सरकार की क्षमता में नहीं था, वो केवल रिजर्वेशन था। अब उसमें समाज का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था, काफी सारी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं जिनको उठने का मौका नहीं मिल रहा था, तो यह माना जाता था कि रिजर्वेशन से उठ जाएगा। खैर, वो अच्छी चीज थी उस समय की जरूरत के अनुसार, लेकिन आज के लिए क्या विमेन को रिजर्वेशन की जरूरत है, जबकि इतना
तगड़ा फेमिनिज्म का एक बोलबाला है। दूसरी चीज ये कि क्या वेमेन को रिजर्वेशन की जरूरत है, जबकि मेरिट बेस पर कोई भी खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि हमारे ही देश के अंदर प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाएं हैं, सोनिया गांधी जी जैसी हैं, इस समय जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला हैं, इंदिरा गांधी की बात करें तो वो भी एक महिला है, कल्पना चावला जैसी महिलाएं भी हैं। तो जब इतने टैलेंटेड स्टार या इतनी जबरदस्त छवि हमारे सामने है, तो क्या रिजर्वेशन की आवश्यकता है? सिर्फ यही सवाल है, इस पर हम बात करते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सबसे पहली बात कि ये रिजर्वेशन की जो बात होती है, इसके पक्ष में कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए। सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि रिजर्वेशन चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो दिया गया, सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि एक महिला को उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं जितने अवसर पुरुष को मिलते हैं समाज में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। दूसरी बात अगर कही जाए तो महिला या पुरुष का इस एग्जाम्पल भी, इस पॉइंट को भी यदि हटा दे तो दूसरा कंसेप्ट आप इसको इस प्रकार से दे सकते हैं कि महिलाओं को भी जब सीट्स पर काम करने का मौका मिलेगा तो पुरुष और महिला बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर पाएंगी। तीसरा पॉइंट यह कहा गया कि पंचायतों के अंदर ऑलरेडी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर काम किया। जब रिजर्वेशन हुआ रोटेशनल सेक्शन पे कि एक बार पुरुष एक बार महिला काम करेंगी सरपंच बनकर, तो वहां पर भी इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई और प्रेजेंटेशन के बाद महिलाएं फिर से आगे बढ़कर काम कर रही। तो जब ये कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स में फेवर दिया गया, तो फेवर में एक और पॉइंट बोला गया कि पुरुषों के बराबर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, उन्हें काम करने के अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और जो घर में दबी हुई महिलाएं उनको भी अपने अधिकारों की एक जानकारी मिलेगी जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। खैर, ये थे फेवर के पॉइंट्स। इन फेवर के पॉइंट्स में ज्यादा दम नजर नहीं आया, ज्यादा दम नजर नहीं आया। सरकार को लगा या लोगों को लगा कि ये पॉइंट से रिजर्वेशन बिल बन सकता, कोई वैलिड लॉजिक नहीं मिला। अब आ गया पॉइंट कि जब वैलिड लॉजिक नहीं मिला तो इसको फेल करने के क्या क्या पॉइंट्स थे। क्या क्या पॉइंट्स थे? सबसे पहला पॉइंट यह था कि जब सिलेक्शन मेरिट बेस पर हो सकता है तो रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? आप अपना मेरिट दीजिए, अपनी क्वालिटी प्रेजेंट कीजिए। क्वालिटी प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपको जनता हमेशा पसंद करती रहे, और रिजर्वेशन के नाम पर क्यों जबरदस्ती अप्लाई की जाए। दूसरी चीज इन्होंने कहा रोटेशन में बनना चाहिए कि एक बार पुरुष एक बार महिला। तो दिमाग लगाने वाली बात है कि जो मौजूदा एमएलए होगा या मौजूदा सीट पर व्यक्ति उस सभा के लिए काम कर रहा होगा, जरा सोचिए, जब उसे पता अगली बार उसे आना ही नहीं है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्यों इतनी मेहनत करेगा? इस लॉजिक पर काम खराब हो जाएगा। तीसरी बात जो फेवर की बात है, जो व्यक्ति पूरी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, सब कुछ करके एमएलए की सीट के लिए बहुत कार्य कर रहा है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उठाने के लिए खूब तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट करने के बाद में उसके सामने वो कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया गया जो जनता को कम पसंद है। तो फेवरेटिज्म की बात करें या फेवर की बात करें, सपोज करो जनता चाहती है किसी मेल कैंडिडेट को या किसी ऐसे कैंडिडेट को जिसने काम प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, जिसका नाम है, जिससे जनता को उम्मीद है, लेकिन आप क्योंकि रिजर्वेशन बिल ला करके एक ऐसे व्यक्ति को बिठा देंगे जो जनता की डिमांड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का हनन होगा, संविधान का एक तरीके से विरोध होगा। अब आ जाती है बात, संविधान के अंदर जब रिजर्वेशन दे दिया जाएगा इलेक्शंस के लिए, सीट्स के लिए, तो दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट समझने लायक है। पॉइंट क्या है कि इस रिजर्वेशन से कहीं ना कहीं यह भी माना जाएगा कि पुरुषों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरिट से खत्म हो करके सीट्स की लिमिटेशन होती चली जाएगी। सीट्स की लिमिटेशन, आप कितने भी मैरिटोरियस है, कितने भी स्ट्रांग है, कितने भी जबरदस्त कैंडिडेट हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इस बार की इलेक्शन की साइकिल में महिलाओं को सीट मिलना है। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक का रिसेंटमेंट बढ़ेगा, पब्लिक का रिसेंटमेंट बढ़ेगा। एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो पब्लिक सोचेगी कि क्यों ना उसी व्यक्ति को आगे चुना जाए। बहुत बेहतरीन काम करने के बाद में आप क्यों इसलिए हटा रहे, क्योंकि भाई कंडीशनल है, हटाना पड़ेगा।
अब ऐसे में एक पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी, पॉपुलैरिटी कम होगी, डेमोक्रेसी का हनन होगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और हर व्यक्ति एक तरीके से हताश होकर के काम करने की परिस्थिति में ओपन डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, स्ट्रांग डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे जनता को खुश करने के साथ साथ अपने उस टाइम लिमिट पर भी वर्क करना है। तो ये कुछ सारे आर्ग्यूमेंट से अगेंस्ट के। दूसरी चीज यहां पर एक सबसे बेहतरीन आर्ग्यूमेंट आया था कि अभी तक किसी भी प्रकार से महिलाओं को मना नहीं किया गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ना ही उन्हें पीछे हटाया गया, ना ही ये कहा गया कि क्योंकि आप महिला हैं आपका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। जब ऐसा नहीं है तो रिजर्वेशन क्यों? रिजर्वेशन क्यों? रेस में दौड़ने वाले 10 कैंडिडेट हैं, 10 ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन एक कैंडिडेट जो जीत सकता है वो सिर्फ इसलिए नहीं जीत पाएगा क्योंकि अब से रिजर्वेशन के नाम पर तुम दौड़ोगे तो जरूर, लेकिन क्योंकि सीट फिक्स है तो तुम दौड़ो या मत दौड़ो फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक तरीके से पॉलिटिकल करियर पर काफी सारे लोगों के लिए खतरा बनता जाएगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर जनता प्रॉपर भरोसा नहीं कर पाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब बात करते हैं एडिटोरियल की। एडिटोरियल क्या है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। कहते हैं कि रिजर्वेशन जो बिल है ज्यादा लंबा समय इंतजार नहीं कर सकता, इंतजार नहीं कर सकता। अब इस बात को समझना है कि ऑलरेडी 3 बार इसे हटाया जा चुका है, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसको होल्ड कर दिया, रोक दिया, फिर से डिस्कशन होगा, अब पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। अब आती है बात क्या, इवन दो विमेन हैव बीन ब्रेकिंग द ग्लास। ब्रेकिंग द ग्लास, ब्रेकिंग द ग्लास एक इडियम है दोस्तों, इसका मतलब होता है ओवरकमिंग द बैरियर सेट टू प्रिवेंट एक्सेस टू एडवांसमेंट। हालांकि जो महिलाएं हैं पहले ही बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं आगे की तरफ और उन ऑब्स्टिकल्स को, उन रुकावटों को तोड़कर अचीवमेंट की तरफ बढ़ती जा रही हैं। अब बात करें किस चीज की, पुत्र प्रधानता की, मेल डोमिनेंस की, पैट्रियार्की की। हर सेक्टर के अंदर महिला बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं। पॉलिटिक्स इज द एरिना, एरिना कहते हैं अखाड़े को। पॉलिटिक्स एक ऐसा अखाड़ा है जहां पे महिला फाइंड इट द मोस्ट चैलेंजिंग टू फाइंड स्पेस। महिला को बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि महिलाओं को स्पेस नहीं मिलता। एक सिंपल सा पॉइंट यहां पे इन्होंने बोला, क्योंकि स्पेस नहीं मिलता इसलिए रिजर्वेशन का पॉइंट क्रिएट किया। इंडिया में हैव अचीव्ड, भारत ने अचीव किया है सफरेज, सफरेज वर्ड याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, कि आपको अधिकार है वोट देने का पहले, बट वुमेन स्टिल फेस सिग्निफिकेंट बैरियर, यानी महिलाएं अभी भी बहुत सारे बैरियर देख रही हैं, रुकावटें देख रही हैं, प्रॉब्लम्स झेल रही हैं टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगी। इस चीज के लिए उन्हें काफी ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अब इनके पास क्या कहते हैं, अधिकार नहीं है गवर्न करने का। अधिकार क्या पुरुष के पास है? सबसे पहला सवाल यहां पे न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में लिखा, एडिटोरियल में लिखा, क्योंकि महिलाओं के पास अधिकार नहीं है गवर्न करने का, तो अधिकार यहां पे किसी के पास नहीं है। यहां चुनौतियां हैं, चुनौतियों के बाद में अपने आप को प्रेजेंट करने की पावर है। आप जब प्रेजेंट कर पाएंगे तभी जीत पाएंगे और इलेक्ट होंगे, नहीं है तो आप ये राइट की डिमांड नहीं कर सकते कि अधिकार होना चाहिए। एक सिंपल सा पॉइंट है। इट इज डिसहार्टनिंग, ये बहुत दुख की बात है, डिसहार्टनिंग टू विटनेस दैट कि 75 साल हो गए आजादी को, पार्लियामेंट लैक्स substantial representation from half the population with women holding just 14%। कायदे से कहता है पॉइंट कि भारत की आबादी के अंदर अगर आप सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग आधा हिस्सा क्या है, महिलाओं का है। पूरे देश के अंदर आधा हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकल होल्डिंग की बात करते हैं, सीट्स की बात करते हैं तो केवल 14% सीट है उनके पास पूरे के पूरे देश में। सीटों की बात कर रहे हैं, यह बात याद रखना। इट इज टाइम टू एक्नॉलेज द सिस्टमैटिक एक्सप्लोजन। अब समय है, किस चीज का समय है, एक्सक्लूड करना है विमेन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड डिमांड एक्शन, और मांग करनी है
किस चीज की मांग करनी है? एक्शन टू क्रिएट मोर इक्विटेबल पॉलिटिकल लैंडस्केप। क्या डिमांड की जा रही है? कि महिलाओं को और ज्यादा स्पेस की आवश्यकता है, उन्हें और ज्यादा आगे बढ़ना है। किस चीज के लिए? कि भाई उनको भी सीटों में रिजर्वेशन चाहिए, इक्वल स्पेस चाहिए, इक्वल स्पेस चाहिए, वो भी किस चीज के? संविधान के आधार पर, बराबरी के आधार पर, लड़कर नहीं। ये बात याद रखना, लड़कर नहीं। अब यहां पे बात आती है रिग्रेशन की। एक तरीके से एग्रेशन से रिग्रेशन बना है, अ रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेफ्ट डेवलप्ड स्टेट। रिग्रेशन का मतलब होता है जहां पे अच्छे से डेवलप होने का मौका नहीं मिला। आफ्टर अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट, जब एक प्रॉमिसिंग, एक वचनबद्ध शुरुआत देने का वादा हुआ, विमेन ने बहुत अच्छा क्रूशल रोल प्ले किया आजादी के समय। बहुत सारे धरने भी दिए, बहुत सारी रैलियों के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी से लेकर के जितने भी लोग थे, हर जगह महिलाओं ने रोल प्ले किया। गलत नहीं है, सच्चाई है। और अवेयरनेस को जगाया, ज्यादा से ज्यादा फैलाया उस समय की जरूरतों को, कि क्या जरूरत है और कैसे लोगों को जुड़ना है। बच्चा, There were numerous female representatives in the Constitution Assembly as well. कहता है कि उस समय भी बहुत सारी महिलाएं थी। जस्ट अ डिकेड एगो, 10 साल पहले की बात है। 3 ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट, अब इंडिया की सबसे बड़ी राज्यों के अंदर भी सीएम की बात करें तो महिला है। जैसे वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, यूपी के अंदर मायावती जैसी महिलाएं आ चुकी हैं, जिन्होंने पूरे राज्य का उत्थान किया, काफी अच्छे काम किए। ठीक है जी। अब बात करते हैं वर इन स्पॉटलाइट फॉर बीइंग लेड विमेन चीफ मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया? चीफ मिनिस्टर बनकर दिखाया। वाइल सुषमा स्वराज जो है इस समय ऑपोजिशन के अंदर सबसे स्ट्रांग पोजीशन है। सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट बनकर भी काम किया अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये बात याद रखना। और चेयरपर्सन भी रही है अपनी यूपीए की। चलो जी, बात आ गई इंडिया की जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, वो भी उसी समय के अंदर थी। मतलब कहने का कि बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन इधर एक पॉइंट यहां पे रुकने लायक है। ये जितनी भी महिलाएं थी, अपने टैलेंट पर, अपने दम पर, अपनी शक्ति पर, अपने कार्य की एबिलिटी पर ही खड़ी हुई थी। इनको कोई रिजर्वेशन नहीं था, इनकी कोई डिमांड नहीं थी कि भाई मुझे रिजर्वेशन दो तो मैं इलेक्ट हूंगी। इनके अंदर पावर थी, इन्होंने उस पावर को, मेहनत को करके दिखाया, तब इन्हें बात करी। अब बात करते हैं डिस्पाइट, अब बावजूद द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और भारतीय पॉलिटिक्स में किसकी? महिलाओं की प्रेजेंस की बात करते हैं। वी हैव रिग्रेस्ड, अब दुख की बात यह है कि 1980 के बाद से या तब से पैट्रियार्किकल का मतलब होता है पुत्र प्रधानता, पितृ प्रधानता या पुरुष प्रधानता। पेट्री वैसे पितृ को कहते हैं। पैट्रियार्कल बैकलैश हैज रिजल्टेड इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया बीइंग फार फ्रॉम आइडियल। अब अगर बात करें 1980 से लेकर अब तक के रिजल्ट्स को देखें तो इसमें सुधार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो आदर्श समाज माना जाता है या आदर्श समाज होना चाहिए कि महिलाओं के लिए रिजर्व्ड सीट हो, तो उसको आदर्श समाज बोला गया और ये आदर्श समाज की डिमांड की गई। हेंस इट विल नॉट बी रॉन्ग टू इन्फर, अब ये कहना गलत नहीं होगा। इन्फर का अर्थ होता है ओपिनियन से या कुछ चीजें सोच ली जाएं। तो इन्फर क्या है? इज ट्रूथ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव, यानी कि जो भी जानकारी तुम्हारे पास है उसको तुम सही मानते हो। किसको? इन्फर को। अब इंटरप्रेट करना गलत नहीं होगा कि इश्यू ऑफ पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज ग्रेटर केस। कहते हैं कि महिलाओं को प्रेजेंट करना, महिला रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब कहा जाता है कि इसको अपोज भी किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने पहले क्या दी? टोकन स्ट्राइक दी। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया अगले बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज्यादा बड़े लेवल पर धरना दिया जाएगा। चलिए जी, बात करते हैं। द डिस्कोर्स ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन इंडिया ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस ईरा। अगर बात करें तो क्या ये नया है कि भाई वुमेन को रिजर्वेशन चाहिए किसमें? सीट्स पर। तो ये नया नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने पहले भी डिमांड करी थी विमेन रिप्रेजेंटेटिव की, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब अगर आप इतिहास में बात करें तो 1955 में भी ऐसा ही हुआ, जब गवर्नमेंट ने एक कमिटी
बनाई और उस कमिटी ने कहा कि 10% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। कहा गया कि 10% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए दोनों ही विभागों में। हाउएवर इट वाज नॉट अंटिल द 1980s, 1980 तक फिर कुछ नहीं हुआ। दैट डिमांड फॉर वुमेन रिजर्वेशन गेन्ड मोमेंटम। दोबारा से क्या हुआ, अब ये डिमांड जो थी वो बढ़ गई। बढ़ने के बाद अब कितनी है, अब क्या है, यहां पर एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन बनाया गया 1988 में, जिसने रिकमेंड किया कि चलो जी 30%, रिकमेंडेशन था, प्रेशर नहीं था, बिल पास नहीं हुआ, रिकमेंडेशन था कि 30% ऑफ सीट्स होनी चाहिए, जितनी भी इलेक्टेड बॉडी है शुड बी रिजर्व्ड, सलाह दी जा रही है कि महिलाओं के लिए होनी चाहिए। दिस रिकमेंडेशन वाज रीइटरेटेड। अब ये रिकमेंडेशन तो जो बार बार प्रेजेंट किया गया नेशनल पॉलिसीज में ताकि महिलाओं को एम्पावर किया जा सके, जिसे अडॉप्ट किया गया था 2001 के अंदर। अब बात धीरे धीरे फिर आगे बढ़ रही है। 1933 में पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया और 33% सीटें जो थी जोड़ी गई, कहां पर, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर विमेन, विच वाज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स विमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। 1933 में ऐसा हुआ और उसके बाद में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ। अब अगर आप जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट समझिए, क्या विमेन को रिजर्वेशन पंचायती राज में देना सही है या गलत है? वहां बिल्कुल सही है। पंचायतें गांव में बनाई जाती हैं, रूरल एरियाज में बनाई जाती हैं, जहां पर महिलाओं की परिस्थिति आज भी इतनी अच्छी नहीं है। वहां पर अगर उनके सामने प्रेजेंट करने वाला आइकन अगर स्ट्रांग होगा तो बाकी महिलाओं को भी उठने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन पूरे देश को प्रेजेंट करने के लिए कंपटीशन का भाव होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। द सक्सेस ऑफ रिजर्वेशन लेड टू डिमांड फॉर सिमिलर रिजर्वेशन इन बॉडीज इन 1996। पंचायती राज में काम कर गया तो इस बार फिर डिमांड्स बढ़ गई कि भाई यहां पे रिजर्वेशन पूरी सारी इलेक्टेड बॉडीज में होना चाहिए। विमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस करा गया लोकसभा में। बिल प्रपोज था कि भाई 1/3 सीट्स रखी जाएं स्टेट असेंबली में और लोकसभा के अंदर महिलाओं की। हाउएवर, लेकिन जैसे तैसे ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग था, जैसे कि मैंने बताया ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा और ये लैप्स कर गया। बट गेन मोमेंटम, फिर दोबारा मोमेंटम में आया कब, 2000 के अंदर। 9 मार्च 2010 के अंदर ये फिर से बिल वाज अप्रूव्ड बाय राज्यसभा। सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज एंड बृंदा करात of CPIM poses a photograph outside parliament smiling and holding hands, indicating that this was fight much bigger than individual political affiliation. सोनिया गांधी हो गई, सुषमा स्वराज हो गई और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 2010 के अंदर इस बिल को अप्रूव करा दिया राज्यसभा के अंदर। और पहली बार इन तीनों ने फोटोज क्लिक पर आई कि उन्होंने बहुत तगड़ी लड़ाई जीती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी ये कई बार हो चुका है। ग्लोबल एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बच्चा, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर विमेन लीडर्स आर आउट परफॉर्मिंग देयर काउंटर पार्ट्स। ये कहा जा रहा है कि पूरे संसार में परफॉर्म कर रही है, लेकिन उस संसार के अंदर कोई रिजर्वेशन की कंडीशन नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा। यहां पर है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं, इंप्लीमेंटेड पॉलिसीज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट विच इंक्लूड विमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पॉलिटिकल एंड लीडरशिप पोजीशन। अब कहा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वेगियन कंट्रीज या इस तरीके के सेक्शंस में ज्यादातर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा गया कि केवल और केवल महिलाएं ही रूल करेंगी, आगे बढ़ेंगी और उसको प्रेजेंट करेंगी। ठीक है जी। लेकिन ये उन देशों की बात हो रही है जहां पर प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, एजुकेशन स्ट्रांग है, रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग, एजुकेशन स्ट्रांग और उसके बाद में लड़ने का भाव स्ट्रांग। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। Moreover, countries led by women have shown to have some of the best policies and governance practice. कई सारे देश ऐसे भी हैं जहां पे महिलाएं प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा रहा है। अब काफी ज्यादा अगर ना जाया जाए तो आप अफ्रीकन नेशंस की बात करते हैं, रवांडा की बात करते हैं, रवांडा बोला, वकांडा नहीं बोला, याद रखना कभी वकांडा पहुंच जाओ फिल्मों में। ठीक है जी। सेंट्रल अफ्रीकन की बात करते हैं, जेनोसाइड देखने को मिला। आर बीइंग हील्ड बाय predominantly a leadership that comprise women. This has also resulted the key of social reform. बहुत सारे जेनोसाइड्स हुए अफ्रीका के अंदर, बहुत सारे पुरुषों को मारा गया, काफी सारी जनता को हिलाया गया, लेकिन उसके बाद फिर से women ने क्या किया, प्रेजेंट किया और आगे बढ़ाया।
अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, नॉर्वे की बात आ गई, नॉर्वे इंप्लीमेंटेड अ कोटा सिस्टम इन 2003 जिसके अंदर 40% सीट्स जो होगी कॉर्पोरेट बोर्ड की वो ऑक्युपाई की जाएगी महिलाओं के द्वारा। अब ये समय है महिलाओं का इंडिया में कि वो डेमोक्रेसी की मदर बनकर, यानी कि एक तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, सभी देशों के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से इंडिया का ही एग्जांपल देते हैं कि भारत जैसी डेमोक्रेसी सभी देशों में होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर महिलाओं को इलेक्ट होने के लिए रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे देशों में ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये बात हो रही है अनेता इन अमृतकाल। बाबा साहब अंबेडकर की बात होती है, वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनकी एक ओपिनियन थी, क्या थी कि प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी कैन बी मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच विमेन हैव अचीव। कहते हैं किसी भी देश के अंदर अगर आप नोटिस करते हैं कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, तो प्रोग्रेस को यदि देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन वहां पर उनकी महिलाओं की परिस्थिति को देखो, उनके अचीवमेंट्स को देखो, तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई में वो देश प्रॉस्पर है या नहीं है। बट वी आर स्टिल फार अवे। बट कहता है, इसी बात का खंडन करता है, कहता है कि लेकिन अब जो बाबा साहब अंबेडकर की बात, हम उससे भी अभी बहुत दूर है। इक्वलिटी कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर एट द टाइम फॉर चेंजेस नाउ। कहते हैं कि परिवर्तन का समय आ चुका है और विमेन वेट कर रही है बहुत लंबे अरसे से कि देश को चलाया जाए और उसका उन्हें अधिकार मिले, सिर्फ उनके लिए नहीं, आने वाली ग्रेटर कॉमन गुड के लिए, भलाई के लिए। विमेन लीडरशिप क्वालिटीज आर नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन। कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटीज किसी से छुपी नहीं है। सो द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट ग्रेट इनजस्टिस। कहता है कि यदि महिलाओं को इस अधिकार से पीछे रखा जाता है तो एक बहुत दुख की बात है कि ये उनके साथ एक इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। अन्याय कहते हैं दोस्तों इनजस्टिस को। अब कहता है अ नेशन स्टिल स्ट्रगल टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन नेसेसरी फॉर डिग्निफाइड लाइफ ऑफ सिटीजन मस्ट नाउ लेट वुमेन टेक चार्ज ऑफ टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कहते हैं जिस प्रकार से हेल्थ की फैसिलिटीज दी जा रही है, एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है, देश आज उसमें भी स्ट्रगल कर रहा है, आज भी उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही जितनी होनी चाहिए थी। महिलाओं को भी उसी तरीके से देश चलाने का चार्ज मिलना चाहिए, देना पड़ेगा। इंडिया स्ट्राइव टू बिकम विश्व गुरु। भारत जो है विश्व गुरु बनने की तैयारी में। वी मस्ट नॉट ओवरलुक द पिवटल रोल women कैन प्ले इन नेशन बिल्डिंग। I'm sorry। कहता है कि महिलाओं को इस इंपॉर्टेंट रोल से पीछे नहीं हटाया जा सकता कि आज उन्हें डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए, उन्हें मौका चाहिए नेशन बिल्डिंग का। इसीलिए ज्यादा लंबे समय वुमेन रिजर्वेशन बिल इंतजार नहीं कर सकता, इस बिल को पास करना ही पड़ेगा। यानी कि आगे से एक चीज सभी दोस्त समझ लीजिएगा कि देश में कंपटीशन का भाव बेशक खत्म हो रहा है, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मेरे अनुसार या किसी भी टीचर के अनुसार या किसी भी व्यक्ति के अनुसार कंपटीशन के भाव पर आए तो है बेस्ट। डिमांड्स के आधार पर, एक तरीके से फैसिलिटीज के आधार पर, प्रिविलेजेस के आधार पर कोई व्यक्ति आएगा तो उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ईडियम्स के क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्या क्या है ये। क्या क्वेश्चन है बच्चा? रमेश टेक आफ्टर हिज फादर। बच्चा लुक आफ्टर होता है किसी का ख्याल रखना, टेक आफ्टर होता है हूबहू दिखना, रिजेंबल करना। रमेश अपने पिता की तरह दिखता है, तो ये साधारण सा एग्जांपल है। अगला वर्ड है मेड नो बोन्स अबाउट। मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेप्थ टू हिज जीनियस। कहता है मेक नो बोन्स अबाउट। नो बोन्स का मतलब होता है किसी भी काम को बोलते हुए कोई हेजिटेशन ना होना। कहते हैं ना जबान में कोई हड्डी नहीं होती है, जबान में कोई हड्डी नहीं होती, हड्डी होती तो वो अकड़ती बोलते हुए, लेकिन नो बोन्स अबाउट मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं है, उन्हें जो कहना है वो कार्य करना है। एसएससी के पेपर में ये 2008 से लेकर 2013 तक में 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मेक नो बोन्स अबाउट का। आगे बढ़ते हैं।
इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर स्टेटमेंट, मिनिस्टर की स्टेटमेंट से क्लियर है, एविडेंट यानी दिख रहा है। हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल का मतलब लोगों को निकाला जाएगा, हेड विल रोल यानी नौकरी से निकाला जाएगा इन द सेक्रेटरीट, सचिवालय से। अब यहां पे दो बातें हैं, पहला निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, ये बात है। ऑप्शन बनता है क्या, डिसमिसल विल ऑकर, डिसमिसल होता है बंदे को डिसमिस किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, अंतिम क्षण में क्रिमिनल ने मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, मन हल्का किया, सब कुछ बता दिया उसने क्या क्या किया, मन हल्का किया। तो कन्फेस कहते हैं, कन्फेस करना, गलती स्वीकार करना, अपनी बातों को बता देना कि भाई ये गलती मैंने करी है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी मन हल्का करना। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आखिरी क्वेश्चन क्या है, शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद अ रिच नेबर। कीप अप विद का मतलब होता है क्या, किसी से संबंध, बातचीत बनाए रखना, प्रयास करना कि उसके टच में रहें, किसी तरीके से सेम बातें करते रहें। तो आज की क्लास में काफी सारी चीजें देखने को मिली। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो से लोगों को भी फायदा मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।